हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पेडागोगी की सीरीज चल रही है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यूनिट थर्ड का टॉपिक आज हमने लिया है फ्लेंडर्स सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस, या फिर हिंदी में बात करें तो फ्लेंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली। ठीक है, तो आज बात करेंगे कि फ्लेंडर ने क्या किया था और किस तरीके से इन्होंने अपना जो इंटरेक्शन प्रणाली थी इसके बारे में बात की थी। तो इनका नाम था नेड ए फ्लेंडर। ठीक है, नेड ए फ्लेंडर इनका पूरा नाम था। इन्होंने सन 1959 में कक्षा के शाब्दिक यानी वर्बल व्यवहार पर आधारित एक विशिष्ट प्रणाली विकसित की है। याद रखेंगे, वर्बल या नॉन वर्बल में से कौन से बिहेवियर के बारे में बात की है? वर्बल बिहेवियर के बारे में। ठीक है, और एक साथ ही साथ ये भी एक लाइन इसमें मेंशन नहीं है, मैं बता दूं आपको, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा में इन्होंने क्या करा था, टीचर ट्रेनिंग टेक्निक के बारे में ये काम करते रहे थे। ठीक है, तो जो कि कक्षा के अंतर्गत होने वाली विभिन्न घटनाओं का निरीक्षण क्रमबद्ध रूप से वैज्ञानिक ढंग से करती है। क्या करती है? कक्षा के अंदर जितनी भी आपस में इंटरेक्शंस हो रहे हैं उसका निरीक्षण करने का काम करती है ये इंटरेक्शन। ठीक है, फ्लेंडर ने कक्षागत व्यवहार के अध्ययन के लिए शिक्षण के दौरान होने वाली शाब्दिक अंतःक्रिया का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए संपूर्ण शाब्दिक व्यवहार को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है, इन्होंने कहा कि क्लासरूम के अंदर, कक्षा के अंदर, जब कक्षा कक्ष के अंदर बातें होती हैं, जब इंटरेक्शन होता है, तो वो इंटरेक्शन जनरली 3 तरीके का होता है। ठीक है, और वो इंटरेक्शन अगर व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से मतलब करा जाए तो पूरा जो वर्बल बिहेवियर वहाँ पे होता है वो 3 भागों में उसको बांटा जा सकता है। कौन कौन से वो 3 भाग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप एलटी की सीरियसली प्रिपरेशन करें तो नोट जरूर बनाइएगा। पहला है शिक्षक कथन, जिसे कहते हैं टीचर टॉक। दूसरा है छात्र कथन, जिसे कहते हैं प्यूपिल टॉक। और तीसरा है मौन या विभ्रांति, जिसे कहते हैं साइलेंस और कंफ्यूजन। तो नोट जरूर कर लीजिएगा। फ्लेंडर के जो इंटरेक्शन उन्होंने दिया था, ठीक है, इंटरेक्शन एनालिसिस जो है फ्लेंडर का, उसके अंतर्गत उन्होंने संपूर्ण शाब्दिक व्यवहार को 3 भागों में बांट दिया था। वो 3 भागों में से एक है टीचर टॉक, दूसरा है पीपल टॉक, तीसरा है साइलेंस और कंफ्यूजन। यानी कि शिक्षक कथन, छात्र कथन, मौन या विभ्रांति। आई होप यहां तक चीजें एकदम शॉर्टेड और क्लियर हो। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो फ्लेंडर का इंटरेक्शन था उसमें टीचर टॉक आखिरकार क्या थी। तो शिक्षण द्वारा कक्षा शिक्षण के दौरान जो कुछ भी कार्य तथा क्रियाएं की जाती हैं, देखिए शिक्षक जब क्लास में पढ़ा रहा होता है तो शिक्षक के द्वारा जो भी कार्य वहां हो रहे होते हैं क्लास में, उसे शिक्षक कथन के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, इनमें केवल शाब्दिक व्यवहार सम्मिलित किया जाता है। याद रखेंगे, केवल वर्बल जो बिहेवियर है वही इसके अंदर शामिल किया जाता है। और फ्लेंडर ने शिक्षक के कथन को भी फर्दर क्या किया, 7 वर्गों में बांटा। ये हम याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहां से हमारे लिए हो जाती है। फ्लेंडर ने क्या किया, देखते एक तो 3 भागों में उन्होंने बांटा था जनरली, और टीचर टॉक के अंदर जो बात हुई थी उसको उन्होंने फिर आगे फर्दर कितने भागों में बांटा, 7 वर्गों में। और इनको भी 2 भागों में फिर विभाजित किया है। वो कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष वर्ग तथा अप्रत्यक्ष वर्ग, यानी कि डायरेक्ट आप कह सकते हैं और इनडायरेक्ट, 2 तरीके में इन्होंने बांटा। प्रत्यक्ष वर्ग में शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में कक्षा में अपना प्रभुत्व जमाता है। देखिए, प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट। तो जब डायरेक्ट मेथड के बारे में हम बात करें तो उसमें क्या होता है, क्लास में टीचर थोड़ा ऑथोरिटेरियन होता है, प्रभुत्व जमाता है। ठीक है, कि अब मेरी सुननी पड़ेगी, मैं करूंगा जो भी करूंगा, इस तरीके से। जबकि अगर इनडायरेक्ट की बात करें, अप्रत्यक्ष वर्ग में बात करें, तो अप्रत्यक्ष रूप से अधिगम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। उसमें इनडायरेक्टली क्या होता है, आप खाली प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा होता है, मतलब उसमें वो प्रभुत्ववादी नहीं होता है, ऑथोरिटेरियन बिहेवियर नहीं दिखा रहा होता है, इवन इन्वॉल्वमेंट के साथ चिल्ड्रन के भी आगे बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष जो व्यवहार था यानी कि इनडायरेक्ट बिहेवियर को फ्लेंडर ने आगे 4 भागों में बांटा है, या 4 श्रेणियों में बांटा। कौन कौन सी थी वो? पहला था विचार स्वीकृति, यानी कि एक्सेप्ट फीलिंग्स। ठीक है, ये जो फीलिंग्स है उनको एक्सेप्ट करना किस तरीके से, जैसे छात्रों की जो भावनाएं होती हैं। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा क्लास में जब भी आप पढ़ाते हैं तो हर छात्र एक जैसा बिहेवियर तो नहीं रखता ना। कोई छात्र ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से उसे पढ़ता है, किसी को उतना समझ में नहीं आ पा रहा तो उतना नहीं बता पाता, और कोई होता है इंट्रोवर्ट होता है, उसे अच्छा तो लगता है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो कहने का मतलब ये है, एक्सेप्ट फीलिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि नकारात्मक तथा स्वीकारात्मक किसी भी तरीके के छात्रों के भाव हो सकते हैं, उस विचारों की स्वीकृति। ठीक है, ये भविष्य कथन के रूप में हो सकते हैं, मतलब कि बच्चा जो है वो बाद में क्या, नकारात्मक भी रिस्पॉन्स, सकारात्मक भी, इस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं आगे
नेक्स्ट हमारे पास है प्रशंसा या प्रोत्साहन, यानी कि प्रेजेस और एनकरेजमेंट। ठीक है, तो छात्रों को उनकी क्रिया के अनुसार प्रशंसा या प्रोत्साहन देना तथा पुनर्बलन प्रदान करना। देखिए छात्र क्या किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, उन्होंने कार्य किस किया है, उसके अनुसार उनको रीइंफोर्स करना। ठीक है, या फीडबैक प्रोवाइड करना क्या है, जैसे कि कोई बच्चा है, उसने अगर आपको आप जब आपकी टीचिंग प्रोसेस हो रही थी उसमें अगर आप वो अच्छा रिस्पॉन्स देता है तो आप क्या करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं, है ना। और कोई ऐसा है कि वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहता है तो आप क्या करते हैं, फिर उसको करेक्ट करते हैं, वो फीडबैक भी दे सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। स्वीकृति या छात्रों के विचारों का उपयोग, यानी कि एक्सेप्ट्स और यूजेस आइडियाज ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों के विचारों को स्वीकार करना, विचारों का स्पष्टीकरण करना तथा उनका प्रयोग करना। मतलब छात्रों के जो विचार होते हैं उनको स्वीकार करना कि हाँ, उनकी बातों को भी एक्सेप्ट करना। ठीक है, और उनको फिर विचारों का स्पष्टीकरण करना और उनका उपयोग भी करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न करना, आस्क क्वेश्चंस, यानी कि शिक्षक द्वारा तथ्यों, सूचनाओं तथा विधियों एवं पाठ्य सामग्री से संबंधित प्रश्न छात्रों से पूछना। तो टीचर देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आप क्लास में आप हिंदी पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन आप हिस्ट्री का पूछ रहे हैं, तो मतलब विद इन द कॉन्टेक्स्ट जो आपका चल रहा है उससे रिलेटेड, क्लास में जो आपका इंटरेक्शन चल रहा है उससे रिलेटेड प्रश्न भी क्या करना, बच्चों से पूछना। देखिए, क्योंकि अगर हम प्रश्न लगातार पूछते रहेंगे, इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि आपस में क्या होगी, अंतःक्रिया होगी। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होगा, क्लास में क्या होगा, एक पढ़ाई का अच्छा सा माहौल बना रहेगा, क्योंकि बच्चे भी क्या होंगे उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रत्यक्ष व्यवहार को कितने भागों में बांटा, फिर उन्होंने विशिष्ट 3 श्रेणियों में प्रत्यक्ष व्यवहार को बांटा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीजें बिल्कुल समझ में आ रही हो। अब प्रत्यक्ष व्यवहार में क्या होगा ना, टीचर के हाथ में ही सारी अथॉरिटी होगी। अब बच्चा जो है या क्लास जो है उसको टीचर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जो टीचर कहेगा वो चीजें सुननी पड़ेंगी और करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसमें पहला है भाषण देना, यानी कि लेक्चरिंग। तो इसमें क्या होता है, पाठ्य सामग्री, प्रक्रिया या अपने विचार तथा तथ्य प्रस्तुत करने के लिए भाषण देना, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटीरियल जो है और जो प्रोसेस है उसमें अपनी चीजें जो भी इन्वॉल्व करी गई हैं, बताई गई हैं, उसके बारे में क्या करना, चीजें प्रेजेंट करना। अगला है निर्देश करना। निर्देश करना का मतलब आप लोग समझते हैं, डायरेक्टिंग और इंस्ट्रक्टिंग। इसमें क्या होता है कि छात्रों को आवश्यक अनुदेश तथा निर्देश प्रदान करना। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि छात्रों को निर्देश प्रदान करने की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये इंटरेक्शन से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी छोटा मोटा इंटरेक्शन इसमें आता है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं, आपने देखा है आगे से टीचर बैठा होता है और टीचर क्या कहता है कि देखिए हम आपको दोबारा से बता रहे हैं, अभी पेपर की सील नहीं खोलनी है, इतने टाइम बाद आप खोलेंगे। फिर जैसे आप लोग वो कर लेते हैं, पेपर में पेंसिल मत लगाइएगा, पेपर में ब्लैक पेन या ब्लू पेन बॉल पेन से काम कीजिएगा। तो इस तरीके के निर्देशन वहां भी देता है ना टीचर। तो इसी तरीके का क्लास में निर्देशन देना बहुत जरूरी है, जिसमें क्या है, बच्चा फिर वहां पे सुनेगा। समझ में आ गई बात? और सुनेगा कैसे कि वो ना बच्चा फिर वहां पे टीचर क्या हो गया, अथॉरिटेरियन हो गया, टीचर की बात सुननी ही पड़ेगी वाले केस है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। अगला है आलोचना तथा अधिकार प्रदर्शन, यानी कि क्रिटिसाइजिंग एंड शोइंग अथॉरिटी। इसमें क्या आलोचना तथा अधिकार प्रदर्शन के अंतर्गत क्या आता है, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए समालोचना करना तथा अनुचित व्यवहार को रोकने के लिए अधिकार प्रदर्शन करना। यानी कि कई बार ऐसा होता है छात्र उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे होते हैं या अनुचित व्यवहार दिखा रहे होते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या करना होता है कि जैसे कि मतलब क्लास में हल्ला कर रहे हैं तो उनका ध्यान भटकाने के लिए क्या एक बेस्ट चीज हो सकती है, आपको आपने अचानक से क्वेश्चन पूछ दिया, सारी क्लास अटेंटिव हो जाएगी। इस तरीके के कुछ कार्य करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्यूपिल टॉक। जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 तरीके की बातें की गई हैं, टीचर टॉक, प्यूपिल टॉक और साइलेंस। तो अब बात कर रहे हैं प्यूपिल टॉक के बारे में, या कि छात्र कथन इसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो छात्रों द्वारा कक्षा में प्रदर्शित शाब्दिक व्यवहार, क्रियाएं, अनुक्रियाएं छात्र कथन के अंतर्गत आती है। यानी कि बच्चे क्या वर्बल बिहेवियर दिखा रहे हैं क्लास में, ठीक है, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, क्या क्रियाएं हैं, क्या एक्टिविटीज के थ्रू वो चीजें कर रहे हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो प्यूपिल टॉक के अंतर्गत इन्होंने इसको फ्लेंडर ने इसको 2 भागों में बांटा। कौन कौन से? पहला है छात्र कथन अनुक्रिया, यानी कि प्यूपिल टॉक रिस्पॉन्स। इसके अंतर्गत क्या आता है, शिक्षक की क्रिया, निर्देश तथा प्रश्नों का छात्रों द्वारा उत्तर देना इसमें आता है। यानी कि देखिए, शिक्षक ने जो भी पूछा, जिस तरीके से उन्होंने शिक्षक ने आगे से चीजों को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे या बीच बीच में उन्होंने कुछ अलग अलग तरीके की चीजें दिखाई और बच्चों को कहीं पे कंफ्यूजन हो तो उन्होंने उसमें क्वेश्चन पूछे या उत्तर दिए।
ठीक है, पर जब आप आपस में डिस्कशन टाइप का चला तो वो आता है इसके अंदर प्यूपिल टॉक रिस्पॉन्स में, ठीक है, कि बच्चों ने क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया क्वेश्चन पूछने पे। इसके बाद आगे बात करते हैं। अगला है आपका छात्र कथन सोप्रक्रम, यानी कि प्यूपिल टॉक इनिशिएशन। तो इसमें क्या होता है, छात्र स्वयं वार्ता के लिए पहल करता है, वह प्रश्न पूछता है। ध्यान दीजिएगा, इससे ऊपर वाले में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इससे ऊपर वाले में क्या है, शिक्षक ने क्रिया और निर्देश दिए और प्रश्नों शिक्षक की जो तथा प्रश्नों का छात्रों द्वारा उत्तर देना इसमें आता है, ठीक है। प्रश्न पूछे तो छात्रों ने इसमें क्या दी थी, उत्तर दिए थे, यानी कि बच्चों ने इसमें रिस्पॉन्स दिया था। लेकिन प्यूपिल टॉक इनिशिएशन, अब ये देखिए, प्यूपिल टॉक रिस्पॉन्स में क्या होता है कि टीचर ने क्वेश्चन पूछे तब बच्चों ने आंसर दिए, ठीक है, या या कहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था तो, लेकिन वो भी टीचर के द्वारा ही पहले पहल थी तब। लेकिन प्यूपिल टॉक इनिशिएशन में क्या है कि छात्र स्वयं वार्ता के लिए पहल करेगा, कि अगर बच्चा मतलब टीचर ने टॉपिक पढ़ाया और बच्चा किसी अन्य चीज, मतलब कोई उसी के कॉन्टेक्स्ट में किसी चीज में वो कंफ्यूजन में था या उसी से कोई चीज उसे समझ में नहीं आई, तब उसने प्रश्न पूछा, स्पष्टीकरण मांगा और अपने विचारों को प्रस्तुत किया। तो ये क्या है, अपने मतलब इसके अंतर्गत आता है कि बच्चे का भी एक दृष्टिकोण है, उसे वो स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सकता है, रख सकता है। जैसे कई बार ऐसा होता है, आपने एग्जाम्पल बताया बच्चों अम्ल क्या होता है, और आपने कहा कि बच्चों देखो जैसे मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है, तो अब बच्चे ने कहा कि सर ऐसे तो नींबू में भी होता है अम्ल, आंवले में भी होता है, और आपने कहा हर खट्टी चीज में अम्ल होता है। अब लेकिन बच्चे ने कुछ ऐसा चीज आपके सामने लाके रख दी कि सर क्या इसमें भी अम्ल होता है, और कुछ नई चीज उसने बोल दी, तो क्या हो जाएगा वहां पर को, इस तरीके से आपका इंटरेक्शन चलेगा, डिस्कशन चलेगा, ठीक है, इस तरीके की बात। आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारा जो था मौन या विभ्रांति, तीसरा पार्ट जो था हमारा साइलेंस या कंफ्यूजन। इसके अंतर्गत क्या आता है, कक्षा में कुछ समय के लिए सभी एक साथ बोलते हैं, जिससे कक्षा में अव्यवस्था या कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे लास्ट में क्लास खत्म टाइप की हुई और इंटरवल की बेल बजी, तो आपने ध्यान दिया, या जनरली क्लास खत्म हुई और बेल बजी तो बच्चे कैसे करते हैं, हल्ला शुरू कर देते हैं। तो इस केस में क्या है, अभी टीचर ने पढ़ा दिया पूरा, बच्चों ने क्वेश्चन पूछ दिए, उनका आपस में इंटरेक्शन हो गया। अब लास्ट में क्या है ना, कुछ समय के लिए सभी एक साथ बोलने लग जाते हैं, सब जने बोलने में लगे, बच्चे तो हमेशा करते हैं ऐसा लास्ट में, आपने ध्यान दिया होगा पीरियड में। तो उसमें क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है, क्लास में अव्यवस्था फैल जाती है, जिसमें किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता, या फिर कक्षा क्या हो जाती है, मौन हो जाती है। मतलब आप समझ सकते हैं, टीचर ने पूरा पढ़ा दिया, बच्चों ने क्वेश्चन पूरा पूछ दिया, तो टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होगा तो क्लास मौन हो जाएगी, और टीचर बहुत मजेदार है, डांटने वाटने वाला नहीं है, तो क्लास हल्ला मचाएगी। वहां पे क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि फ्लेंडर की आधारभूत धारणाएं क्या थी, यानी कि बेसिक अजम्पशंस ऑफ फ्लेंडर, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने बात की है, शिक्षक के व्यवहारों से छात्र प्रभावित होता है। देखिए आपने ध्यान दिया होगा, कई बार अगर शिक्षक बहुत ज्यादा पोलाइट होता है और बहुत ज्यादा प्यार से बच्चों से बात करता है, तो छात्र उसको अपनी सारी परेशानियां, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, बच्चे शेयर करते हैं इन जनरल, ठीक है। लेकिन अगर टीचर ही बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो बच्चा क्या ही आके पूछेगा फिर टीचर से, है ना। तो शिक्षक के व्यवहार से छात्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, शिक्षक का कक्षा का व्यवहार छात्रों को अधिक प्रभावित करता है। छात्र व्यवहार शिक्षकों के व्यवहार से प्रभावित होता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा हो सकता है टीचर बाहर बहुत अच्छे से पेश आता हो, लेकिन क्लास में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, तो बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछ पाता। तो बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है टीचर का क्लास के अंदर व्यवहार, इंटरेक्शन के टाइम उसका क्या व्यवहार है, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षक प्रक्रिया में शिक्षक छात्रों का संबंध महत्वपूर्ण होता है। टीचिंग जो प्रोसेस होती है इसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप कैसी है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षक का जनतंत्रात्मक व्यवहार अधिक पसंद किया जाता है, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि शिक्षक का ऐसा व्यवहार जिसमें शिक्षक बच्चों की सुने और देखिए दोनों एक दूसरे की सुने, शिक्षक बच्चों की भी सुने और बच्चे भी शिक्षक की सुने, ठीक है। आपस में उनका कोऑर्डिनेशन जो हो, सामंजस्य जो क्या काफी अच्छा हो, इससे क्लास में अच्छा इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो शिक्षक के व्यवहार का कक्षा में निरीक्षण, अंकन तथा मापन वस्तुनिष्ठ रूप से किया जा सकता है, यानी कि टीचर क्लास में किस तरीके से पढ़ा रहा है, उनका किस तरीके से व्यवहार क्लास में है, इसको भी एक तरीके से क्या किया जा सकता है, मापन इसका थोड़ा बहुत किया जा सकता है, ठीक है। अगला है, शिक्षण में कक्षा का वातावरण भी महत्वपूर्ण होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासरूम का अगर एनवायरनमेंट अच्छा है, क्लासरूम इंटरेक्टिव है, बच्चे भी आपस में बात कर पा रहे हैं, टीचर भी खुल के बोल पा रहा है, तो ऐसी क्लास क्या होगी, ज्यादा अच्छी होगी, रेदर देन बिल्कुल क्लास शांत बैठी है, टीचर आगे से पढ़ाया जा रहा है, बच्चे पीछे सोए जा रहे हैं, तो ऐसी क्लास में भी कुछ ज्यादा फिर उसका जो रिजल्ट होता है इतना बेहतरीन नहीं निकलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, शिक्षक का व्यवहार पृष्ठ पोषण
के प्रयोग से सुधारा जा सकता है, यानी कि शिक्षक का जो व्यवहार है वो फीडबैक के रूप से क्या किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट है कक्षा में शाब्दिक व्यवहार यानी कि वर्बल बिहेवियर का प्रयोग प्रदर्शन अधिक किया जाता है। यानी कि देखिए मेरे को एक बात बताइए, आप क्लास हो रही है, नॉन वर्बल क्लास कैसी रहेगी क्लास में? देखिए क्लासरूम है तो क्लासरूम का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन, संवाद, आपस में चीजों में डिस्कशन। तो क्या होगा, इसलिए वर्बल बिहेवियर यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसलिए कक्षा में जो शाब्दिक व्यवहार होता है वो उसका मतलब प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ शाब्दिक व्यवहार कक्षा के संपूर्ण व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है। अब आगे बात करते हैं फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण की विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस। तो कक्षा में यह विधि शिक्षक के व्यवहार का वस्तुनिष्ठ ढंग से क्या करती है, निरीक्षण करती है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, फीडबैक की व्यवस्था होती है। यानी कि आपको पता है इसमें इन्होंने इस चीज के बारे में भी बात की कि क्लास में टीचर ने पढ़ाया, उसके बाद क्या लास्ट में उसको एज अ फीडबैक, मतलब बच्चे भी देख रहे होते हैं, एक ऑब्जर्वर के बारे में भी ये बात करता है। ठीक है, वो भी बाद में बताता है कि किस तरीके से टीचर ने पढ़ाया और उसका फीडबैक हो सकता है। कक्षा शिक्षण के मूल्यांकन की यह विश्वसनीय विधि है, रिलायबल मेथड है ये। सूक्ष्म शिक्षण में इसका प्रयोग सहायक प्रविधि के रूप में किया जाता है, यानी कि माइक्रो टीचिंग जो होती है, देखिए आपने माइक्रो टीचिंग में भी माइक्रो टीचिंग क्लास अभी रिसेंट आई है। क्या होता है कि पीछे से एक ऑब्जर्वर क्या कर रहा होता है, टीचर ट्रेनी को क्या कर रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है कि वो किस तरीके से चीजें बता रहा है, और फीडबैक भी उसके अंतर्गत आता है। तो ये वाली प्रोसेस भी क्या है, माइक्रो टीचिंग के लिए भी क्या करती है, सहायक विधि, यूजफुल मेथड कह सकते हैं आप इसको। इसके बाद है शिक्षण अभ्यास, यानी कि प्रैक्टिस टीचिंग के समय इस विधि द्वारा अपेक्षित शिक्षण व्यवहार की जानकारी छात्राध्यापकों को दी जा सकती है। ठीक है, मतलब कि जब प्रैक्टिस टीचिंग हो रही है तो उस टाइम पे क्या है कि मतलब बच्चों से का व्यवहार कैसा होना चाहिए ये भी अपेक्षित रूप से एकदम, और शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए ये भी अपेक्षित रूप से इससे पता लगाया जा सकता है। इसके बाद आगे बात करते हैं, यह प्रणाली शिक्षण का संप्रत्य स्पष्ट करती है। मतलब इससे ना हमें ये पता चलता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग क्या है। ठीक है, और शिक्षक अपने व्यवहारों में परिवर्तन लाके शिक्षण को क्या कर सकता है, प्रभावशाली बनाता है। मतलब अगर शिक्षक अपना बिहेवियर चेंज, मतलब क्या बिहेवियर चेंज से मतलब यहाँ पे है कि वो नई चीजें इन्वॉल्व करे कि उसका टीचर क्या, उसका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो अच्छी हो। अब इस प्रणाली में शिक्षक का शिक्षण विश्लेषण किया जाता है, जिससे शिक्षक अपना मूल्यांकन कर अपने गुण दोषों की जानकारी प्राप्त कर अपने दोष को दूर कर सकते हैं। यानी कि क्या है, शिक्षक का क्या हो रहा है यहाँ पे, एनालिसिस हो रहा है, जिससे कि ये शिक्षक में अब की पढ़ाने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या कर सकता है, उसको दूर कर सकता है। ठीक है, इस प्रणाली से शिक्षक प्रशिक्षण में छात्राध्यापकों तथा सेवारत शिक्षकों के शिक्षण व्यवहार में परिवर्तन लाके उनके शिक्षण कुशलता को बढ़ाया जा सकता है। मतलब वही सेम बात हो गई। नेक्स्ट है शिक्षण तथा शिक्षक दोनों में सुधार यह विधि लाती है। तो यानी कि टीचिंग और टीचर दोनों में सुधार लाती है फ्लेंडर की मेथड। ठीक है, ये याद रखेंगे हम, इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे बात करते हैं, कृत्रिम वातावरण यानी कि सिमुलेशन में भी इसका प्रयोग सफलतापूर्वक किया जाता है। तो याद रखेंगे इसका माइक्रो टीचिंग में भी यूज होता है, साथ ही साथ सिमुलेशन में भी यूज होता है। ठीक है, साइंटिफिक मेथड भी ऑब्जेक्टिव और यह वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ क्या है, विधि है। इसके बाद यह सूक्ष्म से सूक्ष्म कक्षा व्यवहार का निरीक्षण करने में समर्थ है। ठीक है, मतलब माइक्रो से माइक्रो क्लास का भी क्या कर सकती है, आप कह सकते हैं इवैल्यूएशन या निरीक्षण कर सकती है। विभिन्न शोध कार्यों में यह बहुत क्या है, लाभकारी सिद्ध हुई है। मतलब बहुत सारी रिसर्चेस में क्या है, सही ये सिद्ध हुई है। ठीक है, इसके बाद है फ्लेंडर विधि की सीमाएं, आखिरकार इसकी कमियां क्या क्या थी। तो इस विधि से केवल कक्षा में शाब्दिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, अशाब्दिक व्यवहारों का नहीं। ये केवल वर्बल मेथड है, नॉन वर्बल के लिए नहीं है, पहला पॉइंट। इसकी कमियां हैं, इस विधि में पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु तथा शिक्षण बिंदुओं या प्रकरण पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता है। देखिए करिकुलम की, सिलेबस की, या मतलब टीचिंग पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए मेन, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई है इस मेथड में। ठीक है, ऐसा ऐसा सच कुछ बताया ही नहीं गया है। इसके बाद यह विधि कक्षा व्यवहारों का मात्र 10 श्रेणियों में अध्ययन करती है। अब देखिए मेरे को एक बात बताइए, क्या क्लास में खाली 10 ही चीजें होती हैं कि मतलब एक बार टीचर का इंटरेक्शन हो गया बच्चों से, फिर बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं अलग अलग तरीके से, और फिर क्लास में साइलेंस या कंफ्यूजन क्रिएट हो जा रही है, या फिर अन्य चीजें बच्चों को इंटरेस्टेड लग रहा नहीं लग रहा, ये सारी चीजें क्या सिर्फ इतना ही होता है क्लास में? इससे हटके भी तो क्लास तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है ना। तो और हर क्लास सेम हो ऐसा जरूरी है क्या? तो यह विधि कक्षा व्यवहारों का मात्र 10 श्रेणियों में अध्ययन करती है। पहली बात, सबसे बड़ी कमी तो इसकी ये है, जिससे व्यवहार क्या हो जाते हैं, परिसीमित हो जाते हैं, यानी कि फाइनाइट आप कह सकते हैं बिहेवियर हो जाते हैं, और संपूर्ण कक्षा
शिक्षण के व्यवहारों का मात्र 10 वर्गों में अध्ययन करना संभव नहीं। खुद सोचिए, आप क्लास में तो हजार तरीके की चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजें तो इसके अंदर कहीं बात ही नहीं की गई है। जैसे क्लास में तो कई बार ऐसा भी हो सकता है बच्चों की तबीयत खराब हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि बच्चे पढ़े ही ना, बच्चे टीचिंग लर्निंग के दौरान ही हल्ला मचाने में लगे हैं। और कई बार ऐसा हो सकता है कि अलग अलग तरीके की चीजें, कि सिचुएशन ऐसी हो जाए कि स्कूल बंद हो जाए। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो जो कमियां ये बता ही नहीं पाई है। ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है, खुद सोचिए आप, इंटरेक्शन के दौरान हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है ना कि टीचर ही पढ़ाते जा रहा है, बच्चा सुनते जा रहा है। ऐसा तो रियल लाइफ में होता भी बहुत कम है। तो बहुत सारी चीजें इसने क्या करी, खाली हाइपोथेटिकल चीजें दी। फिर इस विधि में छात्र कथन यानी कि स्टूडेंट टॉक की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, और शिक्षक कथन टीचर टॉक की ओर अधिक। आपने देखा है टीचर टॉक के अंदर तो इसने इतने ज्यादा पार्ट दिए हैं, और यहाँ स्टूडेंट टॉक के अंदर इसने पार्ट ही दिए हैं, खाली बस रिस्पॉन्स और थोड़ा उसके बाद बच्चा किस तरीके से अपनी चीजों को बताता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, यही बस दिया है। साथ ही साथ इसमें प्रशिक्षित निरीक्षकों की आवश्यकता है, निरीक्षकों की आवश्यकता इसमें है। और फिर है, इस प्रणाली के प्रयोग में बहुत समय तथा शक्ति लगती है। अब देखिए, समय तो टाइम टेकिंग तो है ही है, और क्या बोलते हैं, मतलब कुछ इसका फाइनल आउटकम कुछ ऐसा बहुत अच्छा, ऐसा कुछ ऐसा निकल नहीं पाया। ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने 10x10 की एक मैट्रिक्स दी थी। ठीक है। और इसके बारे में इन्होंने बताया था, इन्होंने अपनी कुछ प्रविधियां भी दी। अब देखिए, हमारा उत्तराखंड लेवल जो हमारा ये है, हमारा स्टेट लेवल का ये जॉब है, तो हमारे उसमें बहुत ज्यादा बिल्कुल फ्लेंडरी अंदर तक खोद के आ जाए ये तो जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए इतने सारे टॉपिक ऑलरेडी दिए हुए हैं, कितने सारे टॉपिक हैं। तो जो जो चीजें इसकी मेन है वो हम याद रखेंगे कि इसमें 3 चीजों के बारे में बात हुई है। साथ ही साथ उसमें भी सबसे ज्यादा बात हुई है टीचर टॉक पे, यानी कि ऑथोरिटेरियन, यानी कि टीचर के उस पर ज्यादा बात करता है। फिर 2 चीजों में इसने बात कर सकता था, जबकि खाली बात करी है सिर्फ शाब्दिक, अशाब्दिक पहलू पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, शाब्दिक पहलू पे ही क्या करा है, बात करी है। ठीक है। तो और 10 खाली 10 चीजों के बारे में बताया है, जरूरी तो नहीं कि हर क्लास में खाली ये 10 चीजें ही होती हों। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे। ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप अच्छी लगी होगी। और इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। इसका पार्ट 2 जल्दी ही आ जाएगा, और हो सकता है कि पार्ट 2 में कुछ MCQ भी ऐड हो, और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलें। ठीक है। तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फिर इसके पार्ट 2 में हम इसके अंदर की कुछ जो अन्य फॉर्मूले वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, ये भी इंक्लूड कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। और जाते जाते ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इंक्लूडेड है, आप देख लीजिएगा। 10 श्रेणियों में इन्होंने क्या किया था, उल्लेख किया था। शिक्षक वार्ता 7 श्रेणियाँ, छात्र वार्ता 2 श्रेणियाँ, और मौन या भ्रम 1। ठीक है। और अगली 2 श्रेणियाँ किस में शामिल हैं, छात्र के लिए, ये सब ये पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और जो 10 कैटेगरीज में से जो ऊपर की जो 7 हैं वो ऊपर मेंशन भी हैं, कि टीचर को क्या करना चाहिए, फीलिंग्स एक्सेप्ट करनी चाहिए, प्रेज और इनकरेज करना चाहिए, टीचर को आइडियाज़ एक्सेप्ट करने चाहिए, क्वेश्चन पूछने चाहिए, लेक्चर्स देने चाहिए, दिशा देनी चाहिए, क्रिटिसाइज भी करना चाहिए, कई बार आलोचना भी ज़रूरी है, पीपल टॉक रिस्पॉन्स होना चाहिए, पीपल टॉक इनिशिएशन होना चाहिए, पीपल इन द साइलेंट सिचुएशन एंड डाउट सेशन। ठीक है। ये पूरे 10 के 10 हैं। ऊपर के तो टीचर तक जहाँ तक मैंने आपसे बोला था ये 7 थे, और ये बाकी के नीचे के 3 भी हैं। ठीक है। थैंक यू।